हाँ, तो क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में ही होती है ना। तो बाकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आराम से हो जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री दिक्कत देती है, जिसमें स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिर होता है कंफ्यूजन। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए क्लास 11th के लिए नहीं है, साथ ही साथ बीएससी में भी दिक्कत देती है हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स, बायोलॉजी वालों को स्पेशली। तो भाई यहां पर हम लोग के पास 50 क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सी सीरीज है, और उन 50 क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 101% आपका एग्जाम कैसा होगा, बढ़िया होगा। इन 50 क्वेश्चन से ही आपका पूरा पेपर बनेगा 11th क्लास का और साथ ही साथ बीएससी का भी। तो अभी इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, अगर ये क्वेश्चन हो गए तो समझो थर्मोडायनेमिक्स आपकी मुट्ठी में, और थर्मोडायनेमिक्स आपको 101% तैयार हो जाएगी। आइए देखें कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम लोग के, जल्दी से क्वेश्चंस को निकालो। किधर गए, आ गए। हाँ भाई, ये आए हैं हम लोग के 50 क्वेश्चंस। पूरी क्वेश्चन की पीडीएफ हमने ग्रुप पर डाल दी है, आप लोग को सेंड कर दी है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चंस को हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने आपके लिए रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। इनको क्वेश्चंस को बनाने के पीछे का एक थोड़ा सा चीज को समझो कि भाई इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है इन सारे क्वेश्चंस को कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्वेश्चन वाइज स्प्लिट कर दिया है छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर ले तो आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आने हैं वो भी आपको इसमें सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा होता है, क्लोज सिस्टम कौन सा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, इसको आपको एग्जांपल्स के साथ में बताना है। तो अभी यहां पर देखो, ए सिस्टम मींस द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वी स्टडी। सिस्टम क्या होता है, बात हुई हम लोग की कि भाई कहीं पर भी कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन चल रही है, कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो जिस बीकर में या जिस जगह पर वो रिएक्शन हो रही हो, जिस पार्ट में वो रिएक्शन हो रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सिस्टम। जैसे एक चाय का कप है आपके हाथ में, तो चाय का कप भी क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, ठीक है। एक ग्लास है पानी का, वो भी क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो भी क्या हो गई, एक सिस्टम हो गई। कहीं पर भी हम अगर कोई भी एक रिएक्शन, एक मैकेनिज्म, कोई भी चीज जहां पर देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब इधर देखो, सिस्टम हमारा होता है 3 टाइप का। तो सिस्टम से पहले एक बात आप और ध्यान रखो कि सिस्टम क्या है, जहां पर जैसे ये चाय का कप है, इधर देखो ये चाय का कप है, मम्मी ने तुम्हें अभी गरम 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 चाय ला कर दी, और इसमें से आप देख रहे हो वेपर निकल रही है। क्या निकल रही है इसमें से, वेपर यहां से बाहर निकल रही है। तो भाई ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिस्टम। ये कब क्या हो गया, सिस्टम। फिर एक दूसरी टर्म और होती है जिसको कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। इस सिस्टम को छोड़कर, इस सिस्टम के अलावा, इस कप के अलावा पूरी दुनिया जहां जहां पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा, इस हीट का जहां जहां इंपैक्ट पड़ रहा होगा, वो सब क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। क्लियर इतनी बात। आगे देखिए, अब यहां पर इसने हम लोग से क्या कहा, इसने कहा कि हम लोग को ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड तीनों सिस्टम समझाइए। तो आपने पहले कहा ओपन सिस्टम क्या होता है, बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, जिसमें सब कुछ एक्सचेंज हो। आप इस कप में देखिए, यहां से एनर्जी भी रिलीज हो रही है और एनर्जी के साथ साथ वेपर भी निकल रही होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ यहां से मास भी चेंज हो रहा होगा। तो जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ओपन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका कप ऑफ हॉट वाटर, जैसे हम लोग ने बनाया, या कोई भी ओपन कंटेनर, ओपन सॉसपैन, कोई भी चीज जो खुली हो, जहां से हीट भी एक्सचेंज हो रही हो और मास भी एक्सचेंज हो रहा हो, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। क्लियर। दूसरा कौन सा है बाबू हम लोग का, दूसरा है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज मतलब बंद, जो सिस्टम हमारा बंद हो। अब अगर कोई सिस्टम हमारा बंद है, इधर देखो, ये जैसे एक कप ऑफ टी था, इस कप ऑफ टी के ऊपर आपने क्या करा, आपने एक कोस्टर ढक दिया, आपने कोई कोस्टर, कोई प्लेट, कुछ इसको ढक दिया, बंद कर दिया इसको, ठीक है। अब ये जब बंद हो गया तो यहां से वेपर तो बाहर नहीं निकल सकती, ठीक, लेकिन अभी भी जो हीट होगी वो इसकी सरफेस से चारों तरफ से क्या हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी। तो हीट अभी भी बाहर निकल रही है, मतलब एनर्जी
चेंज हो रही है, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो और मास पर कोई असर ना पड़े, मास जितना अंदर था वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हीट है वो बाहर निकल सकती है, ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज सिस्टम में हमारे एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है, प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा भाई खाना बाहर थोड़ा निकलता है, मास बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ क्या बाहर निकलता है वहां से, एनर्जी, हीट वहां से बाहर निकल सकती है। उसके बाद सील्ड वाटर बॉटल, कोई भी वाटर बॉटल हो जो आप पूरी तरीके से बंद कर दो, अभी आपके पास में ही रखी होगी देखो, ठीक है, उसको आप ऐसे हिलाओ डुलाओ बॉटल को, पानी थोड़ा ना निकल रहा है, पानी उतना ही रह रहा है, मास जितना था उतना ही रह रहा है, सिर्फ हाँ अगर वो आप गर्म पानी लेकर आए उसमें तो वो ठंडा हो जाएगा। अब कोई कह रहा है कि मिल्टन की बोतल में तो नहीं होता, भाई मिल्टन की बोतल आइसोलेटेड सिस्टम में आ जाएगी फिर, ठीक है, लेकिन वो भी 100% आइसोलेटेड नहीं होती। तीसरा कौन सा हो गया हम लोग का, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने अभी बोला कौन सी बोतल, मिल्टन की बोतल, कोई भी एक आपकी जिससे हीट बाहर नहीं निकल सकती, जिसमें पानी गर्म करते हो, जिसमें पानी ठंडा रखने के लिए यूज करते हो, वो बॉटल्स जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएंगे, जिसमें ना तो मास और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये चीज सारी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद एग्जांपल्स इसके जल्दी से देखो, जैसे आपका हो गया थर्मोफ्लास्क, ठीक है, ये आपके इंसुलेटेड बॉक्स, लेकिन एक अच्छी चीज है, कान लो इधर बताएं तो मैं, कोई भी दुनिया में ऐसी चीजें नहीं है जो 100% जिनको हम लोग आइसोलेटेड बोल सकें, ठीक है, जो भी आइसोलेटेड है वो भी एक सर्टेन पीरियड तक आइसोलेटेड रहती हैं और उसके बाद में उनमें से भी हीट का थोड़ा बहुत रिलीज होता ही रहता है। दस दे डिफर इन हाउ मास एंड एनर्जी मूव बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, तो यहां पर हीट और एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होती है। कैसे एक्सचेंज होती है, वो तीनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो हमारे आइसोलेटेड हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 101% बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दे देगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस है और ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आओ भाई देखो जरा जल्दी से, पहला क्या कह रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कोई भी जो सब्सटेंस है तुम्हारा, उस सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं होता कि कितना सब्सटेंस है, ये मैटर उनके लिए नहीं करता कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, सब्सटेंस का मास कितना है, कम है ज्यादा है, उस पर वो डिपेंड नहीं करती। क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, जैसे आपकी डेंसिटी हो गई, जैसे आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, ये कभी भी मास पर या अमाउंट पर सब्सटेंस के डिपेंड नहीं करने वाली होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो अमाउंट पर, मास पर डिपेंड करें कि भाई कितना मास है, उसके हिसाब से ये चेंज भी हो सकती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे मास खुद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें जो हमारे मास के साथ चेंज होती रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्सटेंसिव, और जो मास के साथ चेंज नहीं होती वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है स्टे द सेम, ये कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं, इवन द सिस्टम इज डिवाइडेड, अगर हम सिस्टम को क्या करते हैं, डिवाइड भी कर दें, तोड़ भी दें। व्हाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एड अप व्हेन सिस्टम कंबाइन, जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये जुड़ती रहती है। जैसे सपोज करो अभी कोई आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पास एक कोई चॉकलेट है, अभी फरजान सर के पास हाथ में एक चॉकलेट है, हम बहुत देर से मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ये वो अलग बात है, ठीक है। अब इस चॉकलेट के अंदर सपोज करो ये छोटी सी इसकी टुकड़े कर लिए हमने, ठीक है, तो अगर एक टुकड़ा देखेंगे, एक टुकड़ा, ठीक है, और एक पार्ट में हम शुगर कंटेंट देखें, एक पार्ट में हम क्या देखें, शुगर कंटेंट देखें कि कितनी शुगर इसके अंदर ऐड है, तो बाबू ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, जल्दी से बताओ। जाहिर सी बात है, तुम एक बाइट खाओगे तो एक बाइट में जितनी शुगर होगी, ठीक है, पूरी आप चॉकलेट देखोगे उसमें जितनी शुगर होगी, ठीक है, तो ये पूरी क्या है, ये अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप एक बाइट लोगे उसकी बात उतनी ही होगी और पूरे में भी कितनी होगी, उतनी ही होगी, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर या अमाउंट के ऊपर, उसको हम लोग सिंपल सा क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी कि आपने थोड़ा सा मास लिया उसमें अलग रेशियो, और पूरा आपने जो मास लिया है उसमें अलग रेशियो आएगा, उसको क्या कहोगे आप, उसको आप कहोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रहेगा, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा है और ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट है, ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा बुद्धि ना लगाएं।
एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कौन सा होता है, ठीक है। और जो पहला लॉ है वो कौन सा आपका, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है, डब्ल्यू। आपको इसको कह रहा है प्रूफ करो, सिंपल सा आपको क्या करना है कि इसकी आपको डेफिनेशन बनानी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लिखो जल्दी से तेजी में, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, पहला लॉ क्या बताता है, बचपन से आप इस बात को, इन लाइंस को आप पढ़ते ही आ रहे होंगे कि जो एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को कभी बना सकते हैं ना ही हम कभी उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करा जा सकता है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट थोड़ा ना कर सकते, जैसे आपने अभी सुबह में नाश्ता किया, ठीक है, आपने पराठे खाए, आपने खाना खाया, कुछ भी आपने खाया, तो आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, तो आपने एनर्जी बनाई थोड़ी ना यार, तुमने जो चीज खाई है वो या तो प्लांट प्रोडक्ट होगा या एनिमल प्रोडक्ट होगा, जो भी आपने खाया है या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होगा या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट होगा, तो उस एनिमल या उस प्लांट की एनर्जी आपकी बॉडी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, कन्वर्ट होती है, कभी भी ना तो बनती है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी चेंज डिपेंड्स ऑन हीट एंड वर्क, जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज है, अब इंटरनल एनर्जी चेंज कौन है, इधर देखो, इंटरनल एनर्जी किसको कहते हो आप, यू को, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो गई, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू डिपेंड किस पे करता है, हीट पे, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क पे। और अगर सिंपल भाषा में कहें कि डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी और वर्क, जब इसको ऐड कर लेंगे, जब इसको आप मिला लोगे, तो उसको क्या कहोगे आप, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहोगे। When heat is supplied, जब हीट को सप्लाई किया जाए, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। इधर देखो डेल्टा यू और क्यू, डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के, तो अगर आप हीट को सप्लाई करोगे, हीट को बढ़ाओगे, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि अगर हम हीट को सप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, हीट को कम कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। ये इस टाइप से आपसे छोटे छोटे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है, इफ सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, अगर हमारा सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करने लगे, सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर काम करने लगे, मतलब ये सपोज करो, ये इधर देखो, ये सिस्टम है और सिस्टम बाहर की तरफ काम करने लगे। बाहर की तरफ काम करने का मतलब क्या है कि एनर्जी बाहर की तरफ देने लगे, और जब एनर्जी बाहर की तरफ देने लगेगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमारा क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, और क्यू के डिक्रीज करने पर डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, आपका कम होने लगेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखिएगा, जो हमारा टोटल एनर्जी चेंज है, जो हमारा टोटल एनर्जी चेंज है, ठीक है, वो क्या होता है, हीट एडेड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। टोटल एनर्जी चेंज को किसको लिखते हो आप, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एडेड क्या हो गया आपका, क्यू, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया, डब्ल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आओ ध्यान रहेगा ये। आओ अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप से बहुत आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे जिसमें दो चीजों को आपसे कंपेयर करने को लिए कहेगा, या दो चीजों में आपसे डिफरेंशिएट करने को कहेगा। तो कह रहा है, एक्सप्लेन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, इनको दो डिफरेंसेस के साथ में आपको समझाकर दिखाना है, ठीक है। देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नो डाउट। आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th का पूरा चैप्टर, ठीक है, आपको 2 वीडियोस में कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप अगर चाहो तो उस पर जाकर उसको भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको सीधे सीधे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए, अगर आप देख रहे हो क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, तो उसमें आप चैनल पर जाओ, पूरी केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट पड़ी है क्लास 11 12th केमिस्ट्री की, जिसमें आप केमिस्ट्री 11th 12th की प्लेलिस्ट पे जाओगे, ठीक है, केमिस्ट्री बाय दानियाल उसमें लिखा होगा, और वहां से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिस पे आप एक एक वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हो। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इसको हम लोग को समझाना है। देखो यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल कौन सा होता है, जहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो। कोई ऐसा बीकर ले लो, ठीक है, जिसको हमने आइसोथर्मल कर लिया, ये देखो क्या कर लिया इसको हमने, ये हो गया आइसोथर्मल, ये इसके हमने आइसोथर्मल कर दिया, ठीक है। अब जब ये आइसोथर्मल हो गया तो मेरा भाई यहां पर हम जितना टेम्परेचर पहले रखें, सपोज करो हमने
पानी यहाँ पर रखा है और ये पानी जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस में है। तो अब जाहिर सी बात है, ना तो यहाँ से टेम्परेचर अंदर जाएगा, ना तो यहाँ से हीट अंदर जाएगी, ना ही यहाँ से बाहर निकलेगी। तो टेम्परेचर में चेंज क्या होगा? जीरो। जब टेम्परेचर में चेंज जीरो होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इसके लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, कि भाई इसके टेम्परेचर में कोई भी फर्क, इसके टेम्परेचर में कोई भी अंतर, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हीट एक्सचेंज अकर्स टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, ये हो सकता है कि हमें ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट चेंज होती रहेगी। तो एग्जांपल जैसे स्लो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, धीरे धीरे जो गैस एक्सपेंड होती है, ठीक है, वो आपकी क्या है? वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का एक एग्जांपल बन सकता है। इसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पर एडियाबैटिक को, एडियाबैटिक कौन होती है? जहां पर हमारा Q जो हमारा चार्ज है, ठीक है, सॉरी चार्ज नहीं, जो हमारी हीट है, वो हीट में कोई अगर चेंज ना हो तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग एडियाबैटिक कहेंगे। पहले सिंपल सा ऐसा करके लाइन खींच के कर लो। एक क्या था हमारा? आइसोथर्मल, एक क्या था हमारा? एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में क्या है तुम्हारा? डेल्टा टी जीरो होगा, कि भाई चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? डेल्टा क्यू आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा, कि चेंज इन हीट आपकी जीरो रहेगी, हीट में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर बदलेगा, वहां पर क्या था? वहां पर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा था, हीट चेंज हो रही थी। यहां पर हीट चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, और यहां पर क्या है? बहुत स्लो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अगर बहुत धीरे धीरे गैस एक्सपेंड कर रही है तो ये आइसोथर्मल हो सकता है, और अगर एकदम से हीट चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा गैस चेंज हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? एडियाबैटिक कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पर, अगर आप डिफरेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, ठीक है, तो ऐसे करके आप एग्जाम में बता सकते हो कि आइसोथर्मल में Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, एडियाबैटिक में Q क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, और अगर यहां पर हम टेम्परेचर की बात करें तो आइसोथर्मल में जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर टेम्परेचर हमारा चेंज हो सकता है, डेल्टा टी जीरो नहीं, मतलब ये डेल्टा टी जीरो के बराबर नहीं होगा, यहां पर डेल्टा टी बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। आगे देखिए, आइसोथर्मल यूजेस थर्मल कांटेक्ट, एडियाबैटिक रिक्वायर्ड इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक है, आइसोलेटेड आपका थर्मल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, और जो एडियाबैटिक है उसमें आपको इंसुलेटेड का ही जरूरत पड़ेगी। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? एक्सप्लेन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और कोई दो फैक्टर बताइए जिससे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए। तो पहला, इंटरनल एनर्जी किससे लिखते हैं? इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, जिसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीजें काउंट होती हैं, उसको आप क्या कहोगे? इंटरनल एनर्जी कहोगे। और इंटरनल एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, कौन? एक तो आपका टेम्परेचर पर, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, कि कौन सा आपने सब्सटेंस यूज किया है। ठीक है, तो पहले देखो, हायर टेम्परेचर इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन। अगर क्या होगा? सिंपल सा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आपने सपोज करो टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होते होते जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी, जो अंदर की एनर्जी होगी, मतलब हमारा U जो है, ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम सीधे सीधे यहां पर कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। क्लियर? दूसरा देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस आपने यूज किया है? मोर मोल्स। अगर आप ज्यादा मोल्स लोगे, मतलब एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर देखो, जितने मोल्स बढ़ेंगे जाहिर सी बात है उतने पार्टिकल्स बढ़ेंगे। मोल्स और पार्टिकल्स का क्या रिलेशन होता है? एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है एवोगाड्रो नंबर? जल्दी से बोलो। 6.023 इंटू 10 टू द पावर, बोलो 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 बोलो। तो जब आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो आपके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टिकल्स भी बढ़ जाएंगे। जब पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी।
तो इसका मतलब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरनल एनर्जी के। याद रहेगी ये बात, ध्यान रहेगी ये बात, ये सारी चीजों को बिल्कुल दिमाग में आपको बसाए रखना है। आगे बढ़ो, तीसरा देखो यहां पर क्या कह रहा है, फिजिकल स्टेट का इंटरनल एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है कि गैसेस हैव हाई इंटरनल एनर्जी, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम किसमें होती है, सॉलिड्स में। तो ये तो सिंपल सा बचपन से पढ़ रखा होगा कि भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा, वो सॉरी गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा होता है, और सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर गैसेस है, वहां पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी और फिर किसमें होगी, सॉलिड्स में होगी। ये चीज ध्यान रहेगी भाई, इंटरनल एनर्जी उसी के अंदर होगी जिसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में अगर हम लोग देखें तो गैसेस के अंदर क्या होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और किसी भी चीज का जितना आप मेल्ट करोगे या जितना आप उसको गैस में चेंज करोगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी किस किस चीज के साथ बढ़ रही है, टेम्परेचर के साथ, मास के साथ और फिजिकल स्टेट के साथ। सॉलिड के साथ कम, लिक्विड के साथ थोड़ी ज्यादा और गैस के साथ बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा है, डिफाइन इंथैल्पी, ड्राइव द रिलेशन H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। आपने जो इंथैल्पी पढ़ा है, इंथैल्पी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, H इज इक्वल टू U प्लस PV, या आपने यहां पर आपने चेंज इन इंथैल्पी भी पढ़ रखा था, तो वो क्या था, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, यही तो पढ़ा था आपने, ठीक है। तो कह रहा है कि ये क्या होता है इंटरनल इंथैल्पी, इसको बताइए आप, और इंथैल्पी बताते बताते आप इस फॉर्मूला को भी ड्राइव करिए और इस फॉर्मूला को भी आप बनाकर सॉल्व करके दिखाइए। कह रहा है इंथैल्पी H इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर किसी सिस्टम के ऊपर हम प्रेशर को चेंज ना करें, अगर हम प्रेशर को चेंज ना करें, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना कर लें, 0, तो जो हमारी सिस्टम की हीट होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। इंथैल्पी को ही क्या बोलते हैं, हीट भी बोलते हैं। तो अभी यहां पर देखो, इट इज डिफाइंड एज, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला बनाते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये तो पता ही है, ठीक है। अब जहां पर U क्या है हमारा, एक एक चीज देख लो फिलहाल, ये तो आपको जनरल पता होनी चाहिए। U क्या है, इंटरनल एनर्जी, P क्या है, प्रेशर, V क्या है हमारा, वॉल्यूम, ठीक है, और H क्या है भाई, इंथैल्पी। H क्या है हमारी, इंथैल्पी। अब तुम आगे अगर इसमें देखोगे कि इसका जो हम लोग ने डेरिवेशन किया था या जो इसको हम लोग ने प्रूफ करके देखा था, तो इसको कहां से आपने उठाया था, आपने इसको उठाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क क्या होता है, तो आपने अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। क्या होता है वर्क, बोलो, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। देखो P के आगे आपको डेल्टा क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपका प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम जाहिर सी बात है आपका चेंज हो रहा होगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, U डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो क्या हम लोग यहां पर W की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जल्दी से बोलो, क्या हम लोग यहाँ पर W की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये पूरी W की वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ W की जगह पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W की जगह क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। तो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक। आगे क्या कह रहा है हम लोग से, अगर इसको हम रीअरेंज करें, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें या कुछ भी अगर इसके अंदर बदलाव करें, और यहां से जो हमारा Q है, इस Q को क्या करें हम लोग इधर साइड में ले आए, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, इधर बोलो, Q इज इक्वल टू, इधर देखो डेल्टा U, जो हमारा ये डेल्टा U है, प्लस P डेल्टा V, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इस पूरे में आप उठाओ और किसकी वैल्यू को पुट कर दो, जो हमारी इंथैल्पी की वैल्यू है उसके साथ में इसको आप रख दो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा साइड में कर ले यार, थोड़ा सा साइड, जगह यहां पर हम लोग को मिल जाएगी। देखो जब अब तुमने क्या करा, यहां से आपने लास्ट निकाल लिया Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आपने इंथैल्पी का जो फॉर्मूला हम लोग को ऊपर गिवन था, जो हम लोग को क्वेश्चन में भी दिया था, क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो यहां पर अगर हम डेल्टा H को अगर कैलकुलेट करें, तो डेल्टा H को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे कि भाई दो हम सिस्टम मान लें, H2 माइनस H1, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1।
दो चीजें आ जाएंगी। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें कि डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1 है, तो हम H2 की वैल्यू को रख दें और H1 की वैल्यू को रख दें अलग अलग H2 की वैल्यू को और H1 की। तो अभी यहां पर देखो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा क्या था U प्लस PV, तो यहां पर क्या हो गया U2 H2 की जगह पर प्लस P, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है V2, एक माइनस, ये माइनस लगा माइनस। अब H1 के लिए क्या रख दोगे U1 प्लस P V1, P यहां पर भी आप क्या लोगे कांस्टेंट लोगे। अब आप दोनों साइड में जो चीज कॉमन मिल रही हो आप उसको कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या हो गया U2 माइनस U1, U2 से U1 गया, ये क्या हो गया डेल्टा U प्लस P, आपका दोनों तरफ क्या है कांस्टेंट है, फिर V2 और V1 को आपने जब माइनस करा तो क्या हो गया V2 माइनस V1, और जब आप डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1 करोगे तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा P। तो फाइनली हमारा क्या आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या ये बात यहां पर हम लोग को समझ में आई? ठीक है, जल्दी से देखो क्या ये बात हम लोग को समझ में आई? इसी को हम लोग पूरा यहां पर फाइनल लिख सकते हैं। क्लियर? अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से इसको यहां पर डाला है। Cp ग्रेटर है Cv से, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, इसको आपको बताना है और साथ ही साथ ड्राइव करना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। देखो इधर ये कौन सा मेयर्स फॉर्मूला है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, पूरा हम लोग ने क्लास में सॉल्व किया था, इसको तो आप जल्दी से नोट्स से कॉपी खोलो और पूरे को एक बार ड्राइव कर लो, ये तुम्हारे टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 101% देंगे जरूर हम आपको। ठीक है, तो अभी यहां पर आप Cp क्यों ज्यादा है उसका आप यहां पर जल्दी से देख लो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, जब हम लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वॉल्यूम में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो हीट का यूज करते हैं किसको, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा लिया हमने हीट के लिए। आगे कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज यूज्ड टू, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हीट का यूज किस में करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और वर्क को करने के लिए। टेम्परेचर को बढ़ाना मतलब आपका जो T है डेल्टा T है उसको इंक्रीज करना, और एक्सपेंशन वर्क मतलब W इज इक्वल टू था आपका Q प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो आपका जो भी एक्सपेंशन वर्क है उसको करने के लिए। ठीक है, सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड, तो आपका जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी आपको वर्क करना है, ठीक है, उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हीट की क्या है, रिक्वायरमेंट है, और जब हीट की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा Cp है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, Cv से। पढ़ा है ना ये तुम लोग ने? अगला करो, आगे क्या है, आगे कह रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप से, व्हाट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन से ये कैसे डिफर होता है, पाथ फंक्शन से कैसे अलग होता है। कह रहा है स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो आपसे स्टार्टिंग पूछे, आपसे इनिशियल पूछा जाए, ठीक है, और आपसे लास्ट में क्या पूछा जाए, फाइनल स्टेप पूछा जाए। ठीक है, इन दो अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करेगा, वो आपकी कौन सी फंक्शन कहती है, स्टेट फंक्शन कहलाती है। और ये आपका नॉट द पाथ टेकन, ये आपके पाथ से कोई लेना देना नहीं है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सपोज करो तुम घर से निकले 3 बजे, ठीक है, बैच है आपका 4 बजे, हमें उससे कोई मतलब नहीं तुमने 1 घंटा कहां पर खर्च करा, ठीक है, रास्ते में खेलते हुआ है, कूदते हुआ है, ठीक है, आपसे सीधे सीधे कहा आप 3 बजे घर से निकले, आप 4 बजे यहां क्यों नहीं पहुंचे, सीधे सीधे आपकी जर्नी से, आपके रास्ते से आपने कौन कौन से मोड लिए, आपने पाथ कौन सा लिया, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टेट फंक्शन कहलाता है। क्लियर? आगे देखो, अभी इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, पहले पाथ फंक्शन को तुम इससे डिफरेंशिएट कर लो। पाथ फंक्शन में क्या कर रहा है, पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन द मेथड। अब ये आपके मेथोडोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है कि तुमने कौन सा मेथड लगाया जिससे ये काम हुआ। जैसे सपोज करो एमसीक्यू जो एग्जाम्स होता है, ठीक है, एमसीक्यू एग्जाम्स में हमें कोई मतलब नहीं तुमने कौन सा मेथड लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करा, तुमने पड़ोसी का छाप लिया या तुमने टॉस करके सिक्का उछालकर तुमने आंसर लगा दिया। अगर किसी ऑप्शन का आंसर ए है तो आपका ए अगर लगा तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं जो आप दे रहे हो, उन एकेडमिक एग्जाम में क्या होता है, वो आपके पाथ फंक्शन पर डिपेंड करते हैं।
क्यों? क्योंकि उसमें तो मैटर करेगा ना कि आपने कौन से मेथड से क्वेश्चन लगाया है, आपने उस क्वेश्चन को कितने स्टेप में करा है, क्या आपने एक ही लाइन में आंसर को लिख दिया है या आपने आंसर को स्टेप वाइज अच्छे तरीके से इलेबरेट करके एक्सप्लेन करके लिखा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पाथ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंथैल्पी हो गई, ये सब स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इनमें पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, यही फर्क आपका देखा जाएगा। और जो हमारा पाथ फंक्शन है वो डिपेंड किस पर करेगा? हीट। ठीक है, पूरी जर्नी के ऊपर, पूरे पाथ के ऊपर वर्क। ठीक है, ये कौन सा आपके हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखना चाहो तो ये हम आपको इस वजह से करा रहे हैं ताकि आपको लिखने का चीजें समझ में आए, किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को लिखने हैं। तो डिफरेंसेस फिर आप जब लिखोगे तो स्टेट फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स। बाकी आपके जो पाथ फंक्शन है उसमें प्रोसेस यूज होती है, मतलब स्टेट फंक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मत बताओ किसी को कि भाई तुम्हारे पास साल भर पढ़ने का टाइम नहीं था, सोर्स नहीं थे पढ़ने के, ठीक है, हम इस वजह से फेल हो गए। या अगर तुम ये बताओ कि हमने यार बहुत मेहनत करी थी लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरा जर्नी देखिए साल भर की, हमने बहुत मेहनत कर डाली है, उससे कोई मतलब नहीं होता किसमें? स्टेट फंक्शन में। ठीक है, स्टेट फंक्शन में क्या? इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस बताओ तुम। ठीक है, और पाथ फंक्शन में क्या होता है? इसमें तुम्हारी पूरी प्रोसेस यूज होगी कि हाँ भाई क्या तुमने मेहनत करी थी, तुमने एक दिन सुबह उठकर पढ़ा था, फिर एक दिन शाम में पढ़ा था, फिर एक दिन तुमने टेस्ट दिया था, तो वो आपका किसमें आएगा? पाथ फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो U एंड H मतलब इंटरनल एनर्जी और तुम्हारी इंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है, लेकिन आपका हीट और आपका वर्क क्या है? ये स्टेट फंक्शन में काउंट नहीं होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विद एग्जांपल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? अकर्स इन इनफाइनाइट स्लो स्टेप्स। रिवर्सिबल जो है भाई जो स्लो धीरे धीरे होगी, ठीक है, रिवर्स भी होंगी, एक बार हुई प्रोसेस फिर प्रोसेस बैक हुई, तो सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज। हर स्टेज पर जिसमें सिस्टम, जैसे सपोज करो आपने ए से क्या बनाया? बी बनाया। ठीक है, तो आपने जब ए से बी बनाया है, ठीक है, जब आपने ए से बी बनाया है तो ये रिवर्सिबल रहेगा कि बी से ए भी बन सकता है। फिर बी से सपोज करो आपने क्या बनाया? सी, तो सी से बी भी बन सकता है। फिर आपने बी से क्या बनाया? आपने डी, तो लेकिन डी से सी भी बन सकता है। और फिर वापस क्या हो गया? ए फॉर्म हो गया। तो ये आपकी क्या रहेगी? रिवर्सिबल प्रोसेस की फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखो कितना वर्क हो रहा है, ए से बी, बी से ए भी हो सकता है, तो यहां पर क्या होगा? मैक्स टू मैक्स वर्क आपका होगा। जैसे स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जबकि आप रिवर्सिबल प्रोसेस को देखो, ये बहुत तेज होती है और इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। जैसे अभी हम लोग देखो, इसमें अभी हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम देख रहे थे कि ए और बी के बीच इक्विलिब्रियम है, बी और सी के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन है। यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। ठीक है, और बहुत कम वर्क होता है। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, या फ्रिक्शन इन्वॉल्व प्रोसेस, ये जितनी भी होंगी आपकी इरिवर्सिबल में काउंट होंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट हेस लॉ। भाई ये क्लास 11th के लिए हेस लॉ जरूर आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर करना सभी लोग। हेस लॉ क्या है और इसको एक्सप्लेन करिए यूजिंग इंथैल्पी साइकिल। इंथैल्पी साइकिल का यूज करके आप हेस लॉ को समझा कर आओ। हेस लॉ आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज जो कई एक स्टेप्स में हो रही है और कोई चीज जो सिंगल स्टेप में हो रही है, वहां पर होने वाली हीट कैसी होती है? सेम होती है। तो कह रहा है हेस लॉ स्टेट दैट इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, कह रहा है जो हेस लॉ बताता है कि जो इंथैल्पी में चेंज होता है वो डिपेंड करती है किसमें? इनिशियल पर और फाइनल स्टेट पर। ठीक है, कि आपकी पहले कितनी थी और आपकी बाद कितनी हुई, और उस सबको क्या करते हैं हम मर्ज कर लेते हैं, सबको हम लोग उसमें जोड़ लेते हैं। जैसे यहां पर देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड अकर्स इन 2 स्टेप्स। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो किससे? कार्बन से, तो ये 2 स्टेप में पूरी प्रोसेस हो रही है। कौन सी? पहला स्टेप क्या है? देखो पहले स्टेप में कह रहा है कार्बन ने हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया और क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, दूसरा स्टेप जो हम लोग ने लिया, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, इस बनी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाया और प्लस इसको आपने हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलाकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो अगर हम लोग देखें कि कार्बन से, ये देखो इधर, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कितने स्टेप में हुआ? 2 स्टेप में हुआ। या हम डायरेक्टली इसको अगर कहें कि कार्बन ने, ये देखो इधर आपने 2 स्टेप में आधी आधी मॉलिक्यूल दिया है, यहां पर अगर आप सीधे सीधे कार्बन को ऑक्सीजन दे दो तो क्या हो जाएगा?
CO2 बन जाएगी। तो ये सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। तो हेज भाई के अकॉर्डिंग सपोज करो यहाँ पर पहले स्टेप में आपकी जो भी एनर्जी में चेंज हुआ वो क्या है, डेल्टा H1, और दूसरे वाले में जो चेंज हुआ वो क्या है, डेल्टा H2। तो अगर हम सिंगल स्टेप एक बार में उसको देखें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये हमारा टोटल रहेगा, ठीक है, डेल्टा H टोटल। तो डेल्टा H टोटल क्या है कि पहले स्टेप में कितनी हीट चेंज हुई और दूसरे स्टेप पे कितनी हीट चेंज हुई। दस एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है और इंडिपेंडेंट रहती है किसके, रिएक्शन के, रास्ते के, रूट के या पाथ के। क्लियर सर जी, ज्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है? आइए अगला देखिए, एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन विद एग्जांपल। कह रहा है एंथैल्पी समझाइए किसी भी मॉलिक्यूल के बनने की, फॉर्मेशन की, कंबस्शन की और न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो जो आपको टर्म्स दे रखे हैं उन टर्म्स पे ध्यान दो। पहला क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब किसी चीज का जुड़कर बनना, ठीक है। तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी कि भाई हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा तो कितनी एंथैल्पी में चेंज होगा, उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिखेंगे किसको, इससे डेल्टा H तो एंथैल्पी हो गया, आगे आपने क्या लगा दिया, छोटा सा F कौन हो गया आपका, फॉर्मेशन, ठीक है। तो अलग अलग जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर किसी एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, एक मोल को बनाते हैं, तो जितनी वहां पर एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर कोई इक्वेशन इन्होंने दे दी कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, कि हमने H2O2 को मिलाया, H2O बन गया। यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले ना, तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। ऐसे ही अगला क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब तुम्हें कंबस्शन अगर पता है तो उसमें एंथैल्पी लगा दो। कंबस्शन क्या होता है कि भाई किसी भी एक सब्सटेंस का कंप्लीटली जल जाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब कोई भी चीज जल रही है तो हीट रिलीज होगी। तो अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस को आप जला रहे हो पूरी तरीके से, तो वहां पर जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जलने की ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो हम लोग ने मीथेन लिया, मीथेन क्या होता है, CH4। अब CH4 को, मीथेन को आपने ऑक्सीजन दी और ऑक्सीजन के साथ आपने इसको जलाया, जलकर ये बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। यही तो होगी इक्वेशन, बैलेंस कर लो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 2, आगे कितने लगा दिया, 2, 2, 2 कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2, इधर तो 2 और 2 कितने हैं, 4, तो आगे यहाँ पर भी क्या कर दो, 2 लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मीथेन को आपने जब बर्न किया, मीथेन को जलाया, तो मीथेन के जलने में जो एंथैल्पी चेंज हुआ होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाएगा। अगला देखो आगे क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी भी चीज को न्यूट्रल करने के लिए जो एंथैल्पी की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे हीट चेंज व्हेन 1 एसिड रिएक्ट्स विद बेस। अगर कोई एसिड, देखो एसिड और बेस को ही तो आप मिलाकर क्या करते हो, न्यूट्रल करते हो। तो अगर एक एसिड और एक बेस आपस में मिल रहे हैं और 1 मोल वाटर या कोई सॉल्ट बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर HCl ले लिया, NaOH ले लिया, और HCl और NaOH में आपने देखा कि Na और Cl का क्या टिचुक टाई टाई हो गया, क्या निकल गया यहाँ, NaCl बचा क्या, एक H और एक OH, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी की चेंज हुआ होगा वो न्यूट्रलाइजेशन की कहलाएगी। कुछ था, कितने आसान आसान क्वेश्चन, अगर आप ये सारे प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 11th में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। इसके अलावा फिर हम लोग को और क्या ही चाहिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, व्हाई इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव ही क्यों होती है, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज का आगे अगर एंथैल्पी लगाओ तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि एक कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है। किसी भी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी क्या बताती है, हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताती है कि भाई अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एंथैल्पी लग रही हो इसका मतलब वो बॉन्ड बहुत अच्छा है। आपके दोस्त के साथ हमें बॉन्डिंग तोड़वानी हो, एक ही सीट पर अगर दोनों लोग बैठे हो और हम कहने भाई तुम जाकर पीछे बैठो, तुम जाकर अलग बैठो, तो अगर तुम्हारी बहुत कर्री पक्की दोस्ती होगी तो हमें 2-3 बार कहना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी कोई इससे खास दोस्ती नहीं, हम कहेंगे यार इसके पास ना बैठो, तुम फौरन हट जाओगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है,
किस मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है ये डिपेंड करेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ब्रेकिंग अ बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी। तो कभी भी कोई आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगे या ज्यादा एनर्जी लगे, मतलब ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये कैसी है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहां पर हमको एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमेशा यहां पर डेल्टा एच जो होता है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे बनेगा। तो हमेशा जब भी आप इस टाइप से करोगे तो आपको यहां पर एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल यहां पर हम लोग को दिया हुआ है कि H2 + 2H, यहां पर देखो H2 था, H2 का मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाकर दूसरे हाइड्रोजन के साथ था। तो अगर हमें इस वाले बॉन्ड को तोड़वाना हुआ, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, तो इस बॉन्ड को तोड़कर हमने क्या कर दिया? 2H, दो हाइड्रोजन अलग अलग कर दिए। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत हुई? कितनी हुई? 436 किलो जूल पर मोल की जरूरत हुई। तो जब ये जरूरत हुई, एनर्जी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या रहेगा? डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। याद रखना है इस बात को, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाउ डू दे अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। हमारी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, और ये सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो तुम लैटिस एंथैल्पी। लैटिस तो जानते हो, लैटिस क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के जो आपस में बॉन्ड जुड़कर जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो जाल बनेगा, उसको क्या कहेंगे? लैटिस एंथैल्पी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयंस, मतलब किसी भी सॉलिड को, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी जाल को जब आप उसके गैस में चेंज करोगे या गैसियस स्टेट में चेंज करोगे, तो कितनी एंथैल्पी की या कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? दैट्स कॉल्ड हमारी लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारा NaCl है, NaCl का जो आपका जाल है, ये नेटवर्क है, उसको आप चेंज करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चेंज कर रहे हो, तो हमारी जो एंथैल्पी की जरूरत होगी। अच्छा, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा हमें एंथैल्पी की जरूरत होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयन डिसॉल्व इनटू वाटर। जब आप किसी भी गैसियस आयंस को पानी में घोलोगे, तो पानी में घोलकर उनके बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी? हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। आगे देखो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम है, तो हमारा सॉल्ट जो होगा वो आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। और सॉरी, हमने उल्टा बोल दिया। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, तो आसानी से घुल जाएगा। अब सपोज करो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, भाई मॉलिक्यूल टूटना ही नहीं चाह रहा है। पहले इस बात को ऐसे करके समझो, देखो जैसे ये NaCl, NaCl, Na, यहां पर Na नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे Cl, Cl Na, ये बॉन्ड Cl Na, ये बॉन्ड, ठीक। अब अगर सपोज करो यहां पर ये जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत होगी, उसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो अगर ये एंथैल्पी ज्यादा है या ये एंथैल्पी अगर कम है, तो डिपेंड करेगा कि हमारी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ठीक। अगर हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी, पानी में घुलने वाली एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी कम है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। ये बॉन्ड आसानी से टूटेंगे तो हमारा सॉल्ट बहुत आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। इफ लैटिस एंथैल्पी अगर हाई और अगर ये एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये एंथैल्पी ज्यादा है, बॉन्ड टूटेंगे नहीं, ये सॉलिड रहेगा, तो हमारा सॉल्ट जो है वो घुलेगा नहीं। मतलब द सॉल्युबिलिटी कंट्रोल्ड बाय बैलेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज। कौन कौन सी एनर्जीज? आपकी लैटिस एंथैल्पी और आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका अगला क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसे ही टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आपको कल सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। सर जी हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।